नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। रिलायंस कम्युनिकेशंस के बोर्ड ने एयरसेल के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरकॉम अपने मोबाइल कारोबार को एयरसेल के मोबाइल कारोबार के साथ मर्ज करेगी, जबकि टावर और ऑप्टिकल फाइबर कारोबार आरकॉम के पास ही रहेगा। इस मर्जर के बाद कंपनी के ग्राहकों की संख्या 19 करोड़ हो जाएगी। नई कंपनी में दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी और माना यह जा रहा है कि कंपनी नए ब्रांड नाम के साथ ऑपरेट करेगी। नई कंपनी में दोनों कंपनीज 14 हजार करोड़ रुपए निवेश करेगी और मर्जर के बाद कंपनी की नेटवर्थ करीब 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी और कर्ज 28,000 करोड़ रुपए का होगा। आरकॉम, एयरसेल और एमटीएस को मिलाकर कस्टमर्स की संख्या करीब 20 करोड़ है। माना यह जा रहा है कि मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने में 6 महीने लगेंगे। तो अब रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में हम आपको बताते हैं। 15 जुलाई 2004 को आरकॉम की स्थापना हुई थी और आपको बता दें कि पहले आरकॉम का नाम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स था। 3 अगस्त 2005 को कंपनी का नाम रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर्स हुआ। 11 अगस्त 2005 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी बनी। आरकॉम का पहले नाम जो था वो था रिलायंस इन्फोकॉम। 2005 में अंबानी भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। रिलायंस इन्फोकॉम अनिल अंबानी को मिली और 6 मार्च 2006 को कंपनी की BSE NSE पर लिस्टिंग हुई। और अनुराग हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, इस डील के साइज के बारे में जानना चाहेंगे। इस मर्जर के बाद एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस को क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस डील के अंदर जो ऐलान हुए हैं वो जी बिजनेस पे हमने सुबह ही बता दिए थे कि आज जो रिलायंस कम्युनिकेशन की बोर्ड बैठक होगी और बैठक के बाद इस डील का ऐलान होगा, मर्जर का ऐलान होगा। और जैसे डील साइज की आप जो बात कर रहे हैं वो करीबन $6 बिलियन का लाइकली वैल्यूशन है इस डील का। और इस मर्जर के बाद जिस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन का जो वायरलेस कारोबार है वो एयरसेल के मोबाइल कारोबार के अंदर मर्ज हो जाएगा और मर्ज एंटिटी जो होगी उसको एक नया नाम दिया जाएगा और आने वाले करीबन 1 साल तक इस नई कंपनी की लिस्टिंग नहीं होगी। और उसके बाद जो ये नई कंपनी बनेगी और इस नई कंपनी की अगर हम बात करें तो करीब 20 करोड़ सब्सक्राइबर इस कंपनी के पास होंगे और 3rd लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर के तौर पे ये मानी जाएगी। और अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम है 2G, 3G और 4G सेवा में, उसमें 2nd लार्जेस्ट कंपनी होगी स्पेक्ट्रम के हिसाब से। और मार्केट शेयर जो अगर ओवरऑल 22 सर्कल के स्पेक्ट्रम का मार्केट शेयर देखें तो वो भी 20% तक ये मर्ज एंटिटी के पास होगा। तो जिस तरह से ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी मर्जर की डील है और जो चीजें हैं और इस डील के बाद जो दोनों कंपनियां हैं वो सालाना करीबन 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी इन कंपनियों को। और रिलायंस कम्युनिकेशन का कहना है कि इस डील के बाद से लॉन्ग टर्म में उनको करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का डेट कम कर पाएंगे इस डील की वजह से। और जो डील के बाद जो मर्ज कंपनी बनेगी उसमें दोनों कंपनियों की बोर्ड के अंदर बराबर की हिस्सेदारी होगी। 50-50 का जॉइंट वेंचर होगा इसके अंदर। जी, तो अभी तक टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी डील ये मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जवाब मांगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने कहा कि वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करेगी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है। इस मामले में 2 व्हाट्सएप यूजर्स ने याचिका दायर की थी और इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। और आपको बता दें कि टेलीनॉर नीलामी में हिस्सा नहीं ले रही हैं कुछ कंपनीज और एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस जियो समेत 7 कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने के लिए अर्जी दे दी। हालांकि टेलीनॉर नीलामी में हिस्सा नहीं ले रही। स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 अक्टूबर से होगी। आज स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख है। आपको बता दें, सरकार 7 बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। इसे अब तक की सबसे बड़ी नीलामी माना जा रहा है। इस बार सरकार करीब 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है। इस स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5.60 लाख करोड़ रुपए है।
आपको बता दें, पहली बार 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक ब्लॉक की कीमत 57,000 करोड़ रुपए है। तो बात करते हैं शेयर बाजार की। सोमवार की तेज गिरावट के बाद आज बाजार संभलता दिखा। हालांकि भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 8,700 के स्तर को भी तोड़ दिया था। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते निफ्टी 8,700 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 19 अंक और निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, ऑटो और सीमेंट कंपनी के शेयर्स में खरीदारी रही। आईटी और एनर्जी इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। फेड रेट हाइक इसलिए होता है कि यूएस की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो मेरे हिसाब से एक नीजक रिएक्शन के अलावा इसका कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। बट अगर कोई सिक्स सिग्मा इवेंट होता है, चाहे जैसे कोई डेट का डिफॉल्ट हो गया चाइना में या यूके में, ऐसा को तो मार्केट बहुत ज़्यादा लंबा गिर सकता है। अदरवाइज और मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि वैल्यूएशन हाई है। तो इनफैक्ट ये ऐसे कोई करेक्शन में अगर मारुति जैसे स्टॉक्स या ऐसे जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज है इंडिया की, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो अगर थोड़े से सस्ते हो तो वो लेने का एक अच्छा मौका है ये। तो आपने सुना कि बाजार के जानकर पराग ठाकुर का क्या कहना है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का बाजार पर ज्यादा असर फिलहाल नहीं होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ 19 सितंबर को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 300 से 334 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी की विस्तार योजनाओं पर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की चेयरपर्सन मिसेस चंदा कोचर। मैम, किस तरीके से ग्रोथ बढ़ाई जाएगी अगले 5 साल में यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए, और उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या ड्राइवर्स कंपनी यूज़ करेगी? अगर आप पिछले इतने सालों के नंबर्स देखें, 2002 से लेकर 2016 फिस्कल तक कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक मार्केट लीडर रहा है अमंग्स द प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और अगर आगे की बात करते हैं तो आप क्रिसल रिसर्च रिपोर्ट देखें तो उसमें ये एस्टिमेशन है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिटवीन 11 and 13% ग्रो करेगी फ्यूचर में। हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है, हम वही स्ट्रैटेजी आगे भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी जो ग्रोथ की और मार्केट लीडरशिप की रही है, वो बेसिकली है अराउंड हैविंग कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। हिंडाल्को के एजीएम में कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि नोवेलिस उनके लिए बड़ा एसेट है और कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक सवाल के जवाब में केएम बिरला ने ये बात कही। Fundamentally a very strong asset. It is a global leader in rolled manufacturing of aluminium. It is not just a global leader at a global level, but also in every country, in every economy that it operates, it is a leader, which is very, very unusual for a multinational manufacturing company. We are close to hitting $1 billion of EBITDA and $400 million roughly of operating cash flow, which by any stretch of imagination is an outstanding performance.